हेलो बच्चों, ये है पार्ट 16 जहाँ पे हम क्रोमेटिन और क्रोमोसोम को डिटेल में पढ़ेंगे। अगला बस एक लेक्चर और लगेगा जहाँ पे हम ये चैप्टर को खत्म कर चुके होंगे और उसके बाद हम जूलॉजी को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर फर्स्ट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स इन डिटेल में विद फिगर्स। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ते हैं क्रोमेटिन को। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रोमेटिन, लूज एक्सटेंडेड diffused nucleoproteinaceous material present in the nucleus during resting phase। देखो, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता यानी कि रेस्ट फेज में पड़ा होता है वैसे का वैसा, और उसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स और ये सब डबल होते रहते हैं, तो लेकिन सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है, तो उस फेज को बोलते हैं हम लोग रेस्टिंग फेज। और उसका एक नाम और है इंटरफेज, हम लोग उसको बोलते हैं, जिस दौरान सेल डिवाइड नहीं करता है। अब जैसे मान लो ये सेल है जो इंटरफेज में पड़ा हुआ है, तो जो उसका जेनेटिक मटेरियल ऐसे क्रोमोसोम के फॉर्म में नहीं होगा, कुछ इस तरीके से नहीं होगा, अभी कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे 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 पड़ा होगा पूरे उसमें सेल के अंदर। तो जो इस तरीके से पड़ा हुआ स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम लोग लूज, क्योंकि अभी ढीला ढाला है। साथ में एक्सटेंडेड यानी कि पूरा फैला हुआ है। अगर इसको देखा जाए तो पूरा कंडेंस्ड फॉर्म है और इसको देखा जाए तो पूरा फैला हुआ फॉर्म है इसका। फिर डिफ्यूज्ड न्यूक्लियोप्रोटीनिशियस मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियोप्रोटीनिशियस नेचर है इसका जेनेटिक मटेरियल का। इसका मतलब ये है कि ये न्यूक्लिक एसिड और ना होता है क्रोमेटिन, और ये न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ होता है। तो ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके अंदर ऐसे सेल पड़ा हुआ है और ये पूरा सेल है, ठीक है। अब कंपोजिशन क्या है क्रोमेटिन की? ये डीएनए इनके अंदर होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन और कुछ ट्रेसेस ऑफ डीएनए भी होते हैं। आयंस इनके पास Ca+2 और Mg+2 होते हैं। तो क्रोमेटिन कुछ इन तीन सब चीजों से मिलके बना हुआ होता है। टाइप ऑफ क्रोमेटिन दो तरीके के होते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। जो हेट्रोक्रोमेटिन है ये कुछ इस तरीके से मैंने दिखा दिया यहाँ पे, डार्क पिंक कलर का, और यहाँ पे जो ग्रीन कलर का पार्ट है उसको बोलते हैं यूक्रोमेटिन। बस एक सपोज किया मैंने कि यहाँ पे इस कलर का ये, इस कलर का ये, ताकि आपको डिफरेंशिएट करने में आसानी हो। हेट्रोक्रोमेटिन, डेंसली पैक्ड रीजन, यानी कि जो क्रोमेटिन है जब ऐसे ढीला पड़ा होता है कुछ इस तरीके से, तो कभी कभी उसके अंदर बहुत ज्यादा गांठ लग जाती है, मतलब कि एक तरीके से पूरे जब आप रस्सी को खोले तो कभी बच जाता है, तो जहां बच जाता है वो डार्क हो जाता है, तो इसलिए उसको बोला जाता है डार्कली स्टेन्ड रीजन और डेंसली पैक्ड होता है, यानी कुछ बहुत ज्यादा ये डेंस पैक्ड होता है। और इसकी बात की जाए, अगर इसकी बात की जाए तो ये इतना ज्यादा डेंस नहीं है, खुला हुआ है, लेकिन अगर इसकी बात करें तो पूरी डेंस तरीके से पैक है, साथ साथ में डार्क भी दिख रहा है, जिसको बोलते हैं डार्कली स्टेन्ड रीजन। और ये जो रीजन ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगा, यानी कोई भी ट्रांसलेशन नहीं करेगा या ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि आरएनए का फॉर्मेशन करना फ्रॉम डीएनए, तो ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव यानी कोई भी फॉर्मेशन नहीं करेगा। लेकिन जो इसका अदर पार्ट जो खुला पड़ा हुआ ये हमारा जो ये यूक्रोमेटिन कहलाएगा, और ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं। और इन एक्सप्रेसिबल पार्ट, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि ये कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, बस इसका मतलब गांठ बन गया, ये कुछ नहीं कर पाएगा। और जो हमारा यूक्रोमेटिन है ये एक्सप्रेस करता है, इसलिए उसको बोला जाता है एक्सप्रेसिबल पार्ट। और ये मेजर पार्ट होते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो हेट्रोक्रोमेटिन ज्यादा मात्रा में होता है और यूक्रोमेटिन कम में होता है, नहीं, जो यूक्रोमेटिन है वो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पे। वहीं अगर हेट्रोक्रोमेटिन को देखा जाए तो कम मात्रा में पाया जाता है। इसके आगे हम लोग देखते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। देखो, डीएनए का पैकेजिंग होने का मतलब है कि डीएनए पूरी तरीके से कंडेंस हो जाए विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, देन अल्टीमेटली फॉर्म क्रोमोसोम। जो आप ये सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये डीएनए का सबसे ज्यादा मोस्ट कंडेंस फॉर्म है, यानी कि जो इसके अंदर आपको दिख रहा है ना, कुछ बहुत इस तरीके से बंदे, अगर मैं इसको जूम दिखाऊं आपको तो कुछ इस तरीके से पूरा अरेंज टाइटली एकदम पैक्ड है पूरा डीएनए। 2.2 मीटर डीएनए होता है एक सेल के अंदर। सोचो कि 2.2 मीटर कैसे अरेंज होता है एक छोटे से सेल के अंदर, तो कुछ इस तरीके से पैक्ड होते हैं, यानी पूरे डेंसली कंडेंस हो जाते हैं, तब इनको बोलते हैं हम लोग क्रोमोसोम। सो डीएनए का मोस्ट कंडेंस पार्ट कहलाता है हमारा क्रोमोसोम। अब ये कंडेंस मदद करता है हमारा करने में हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन बेसिक नेचर के होते हैं और ये इनके अंदर लाइसिन और आर्जिन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं इस प्रोटीन के अंदर। आपको पता है कि अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, अब उन अमीनो एसिड में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं लाइसिन और आर्जिनिन इन हिस्टोन प्रोटीन के अंदर। अब देखते हैं क्रोमोसोम अपीयर ओनली इन डिवाइडिंग सेल। अभी तक आप देखे थे कि क्रोमेटिन जो था वो डिवाइडिंग सेल के अंदर नहीं, एज ए रेस्ट फेज में दिखता था, लेकिन जो क्रोमोसोम है क्योंकि ये मोस्ट कंडेंस पार्ट है, तो ये क्या होगा, डिवाइडिंग सेल के अंदर दिखेगा, नॉट इन रेस्टिंग सेल। मोस्ट कंडेंस पार्ट ऑफ या फॉर्म ऑफ डीएनए होता है। टू स्टडी स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम मेटाफेज स्टेज इज बेस्ट। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जब सेल डिवीजन होता है तो वहां पे कुछ फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो ये जो फेज है इसके, तो ये जो हमारे होते हैं मेटाफेज एक ऐसा फेज है जहां पे क्रोमोसोम जो होते हैं, जैसे मान लीजिए ये सेल है, जो क्रोमोसोम होते हैं ऐसे सेंटर पे अलाइन हो जाते हैं,
तो जो ये वाला फेज होता है, यहाँ पे हम जो क्रोमोजोम है उसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, वरना इसके पहले या इसके बाद वाले फेज में जो क्रोमोजोम हो जाता है वो टूट जाता है या फिर अच्छे से दिखता नहीं है। तो इसीलिए क्रोमोजोम को पढ़ने के लिए मेटाफेज इज द बेस्ट फेज। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। सो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। ये जो लाइट ग्रीन पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग टीलोमियर, और जो ऑरेंज कलर के दो उस तरीके से स्ट्रक्चर है। जैसे मान लीजिए ये एक हो गया हमारा एक सिस्टर क्रोमेटिड, और अगर दूसरा बना दूं अब इनको बोलेंगे हम टू सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। अब इन दोनों को यानी कि दोनों सिस्टर क्रोमेटिड को जोड़ने के लिए जो बना है इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रोमियर। ये राउंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो दो सिस्टर क्रोमेटिड को कनेक्ट करता है, और इसको हम लोग प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोलेंगे। और हेट्रोक्रोमेटिन डीएनए से मिलकर बना होता है ये वाला पार्ट जो होता है हेट्रोक्रोमेटिन, क्योंकि यहाँ पे ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं, बस इनका काम है कि ये होल्ड करना है। इनका काम है होल्ड ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड, यानी कोई भी इनको ट्रांसक्रिप्शन करना नहीं है, बस होल्ड ही करना है। इसीलिए इसको बना दिया गया है हेट्रोक्रोमेटिन डीएनए की मदद से। अब जो ये आपको लाइट पर्पल का स्ट्रक्चर बाहर की ओर दिख रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग काइनेटोकोर। ये क्या होते हैं? प्रोटीनिशियस डिस्क प्रेजेंट ऑन आइदर साइड या बोथ साइड, यानी इधर भी होंगे और इधर भी होंगे। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, यानी प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर होते हैं, और ये क्रोमोसोम के अदर साइड पाए जाते हैं। बस ये क्यों पाए जाते हैं? ये इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे सेल है, स्पिंडल फाइबर कुछ इस तरीके से पोल से अराइज होते हैं। ऐसे मान लीजिए सेल डिवीजन हो रहा है, सेल का प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, तो ये मान लीजिए कुछ किस तरीके से अराइज हुए। अब जो क्रोमोजोम है, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ यहाँ पे, ये जो क्रोमोजोम है ऐसे पड़ा हुआ है। अब जो इसका ये वाला है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं हम लोग, दूसरे कलर से दिखा रहे हैं, ये वाले पार्ट को बोलेंगे काइनेटोकोर। अब इसकी मदद से जो स्पिंडल फाइबर है ये दोनों अटैच्ड कर रहे हैं, यानी कि देखो यहाँ से ये चिपका हुआ है, इधर से ये वाला चिपका हुआ है। तो ये जो स्पिंडल फाइबर यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, किसकी मदद से कर रहे हैं? काइनेटोकोर की मदद से ही ये क्रोमोजोम को कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो स्पिंडल फाइबर्स गेट अटैच्ड टू काइनेटोकोर ड्यूरिंग मेटाफेज। मेटाफेज यानी कि उसके पहले जो फेज था प्रोफेज, वहां पे जो स्पिंडल फाइबर थे वो आधा तक अराइज थे, मतलब पूरा यहाँ पे आए नहीं थे, खत्म नहीं थे, बेसिकली कुछ इस तरीके से थे कि अभी अराइज होना शुरू किए थे। लेकिन मेटाफेज तक ये पूरे तरीके से पहुंच जाते हैं और क्रोमोजोम को ऐसे बांध लेते हैं एकदम पूरा मेटाफेज, यानी कि पूरे सेंट्रिकल में, कुछ इस तरीके से। और एनाफेज की बात की जाए तो बस ऐसा होता है यहाँ पे कि ये हमारा हो गया सेंट्रोमियर, और ये हो गया क्रोमोजोम, ये हो गया काइनेटोकोर। जब इसको स्पिंडल फाइबर खींचता है उधर की ओर, मान लो उधर खींचा, अब मान लो पूरी तरीके से जो स्पिंडल फाइबर है वो बढ़ चुका है, अब इसको कनेक्ट कर लिया है क्रोमोजोम को। अब इसका काम है वापस अपने पोल की ओर चले जाना। तो उसका पोल ऊपर की ओर है, तो ऊपर की ओर खींचेगा, जब खींचेगा इसको कनेक्ट करके, तो आधा पार्ट जो है इधर का आधा ऊपर की ओर चला जाएगा और आधा नीचे की ओर चला जाएगा, यानी कुछ इस तरीके से। देखो आधा पार्ट नीचे चला आया, इसको खींचा, और आधा पार्ट ऊपर की ओर चला गया। तो ये जो क्रोमेटिड का भी टूटना जो कहलाता है, इसको बोलते हैं हम लोग एनाफेज। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो काइनेटोकोर है ये स्पिंडल फाइबर को मदद करता है ताकि क्रोमोसोम को अटैच हो जाए। अब देखते हैं टीलोमियर क्या होते हैं। देखो टीलोमियर ये वाला स्ट्रक्चर जो था ग्रीन कलर का, इसे बोलते हैं टीलोमियर। टीलोमियर इज द स्पेशल रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंस प्रेजेंट एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम। देखो कुछ ऐसे रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंस होते हैं जो इनको बनाने में मदद करते हैं, वो एंड ऑफ द क्रोमोसोम के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और ये इसलिए पाए जाते हैं ताकि टू प्रिवेंट शॉर्टनिंग एंड डैमेजिंग ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि अगर मान लो क्रोमोसोम इतना बड़ा है तो ये लग जाते हैं कुछ इस तरीके से ऊपर। अब इनका छोटा यानी कि टूटे ना इधर से उधर, कहीं इधर टूटे ना डैमेज हो, इसको बचाने के लिए जो टीलोमियर होते हैं कुछ इस तरीके से इनके एंड पे अरेंज होते हैं ताकि ये टूटे भी ना और डैमेज भी ना हो। सो कुछ इस तरीके से हमारा टीलोमियर जो है ये मदद करता है क्रोमोसोम को बचाने के लिए। सो यहाँ पे हमारा जो है क्रोमेटिन और क्रोमोसोम खत्म हो गया है। अब अगले वीडियो में हमारा माइक्रोबॉडी जैसा कुछ स्ट्रक्चर बचा हुआ है, वो आपका 10 मिनट का लेक्चर लगभग हो सकता है। उसके बाद फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड आपको सेशन चाहिए जहाँ पे मैं क्वेश्चन लाऊंगी, तो आप तुरंत कमेंट कीजिएगा, मैं उसको जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगी। उसके बाद फिर हम लोग जूलॉजी का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।